Welcome to the One Nest Academy. Hello everyone, welcome to the One Nest Academy. This is your educator Vinita Singh. Today we'll be discussing about the most important agreement which is named as the Shimla Agreement. तो शिमला एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा करेंटली जो इंडिया पाकिस्तान के बीच प्रॉब्लम हो रही है उसकी वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था. सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो. सो शिमला एग्रीमेंट था क्या? सो बेसिकली शिमला एग्रीमेंट बताने से पहले मैं आपको एक बताती हूँ कि ये क्यों हुआ. तो जैसे कि अगर आपने मेरी सैम मानेकशॉ की वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि देयर वाज दिस वॉर, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. ठीक है, वो ही उसी की वजह से हमें शिमला एग्रीमेंट करना पड़ा. तो इसको पहले मैं बताती हूँ कि व्हाट वाज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर. सो क्या था कि जब इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड हुए, ठीक है, तो इंडिया और पाकिस्तान तो रिलीजन के बेसिस में डिवाइड हो गए. सारे मुसलमान उधर और सारे डिफरेंट कम्युनिटीज के लोग हमारे इंडिया में रह गए. तो लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो उसके साथ जो पाकिस्तान है उसका डिवीजन भी दो पार्टों में हो गया. One was the west of Pakistan, which is today's present status Pakistan, and other one is the east of Pakistan. जो ईस्ट ऑफ पाकिस्तान है वो आज का बांग्लादेश है. तो जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान में डिवीजन हो गया था तो ये बात थी कि जो सारा एडमिनिस्ट्रेशन था, सारा पॉलिटिकल पावर था, सारा कुछ वेस्ट ऑफ पाकिस्तान के पास था, ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के पास कुछ नहीं था. और ईस्ट ऑफ पाकिस्तान में बहुत सारी कम्युनिटी अभी भी रिसाइड कर रही थी, जैसे कि बंगाली, बिहारी, ऐसे डिफरेंट कम्युनिटी वहां रिसाइड कर रही थी. तो जो जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान क्यों डिवाइड हुआ था, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कि वहां पे मुस्लिम मेजोरिटी होती है. तो जितने भी मुस्लिम मेजोरिटी है वो डोमिनेट करने लगे बांग्लादेश मतलब ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के लोगों को, उनको एक्सप्लॉइट करने लगे. उनके पास कोई पावर नहीं थी, वो सिर्फ कठपुतली जैसे वहां पे रह रहे थे. उनको बहुत बुरा बिहेव किया जा रहा था. उनके कोई जितने भी रेवेन्यू टैक्स कलेक्ट होता था उनपे कोई भी आगे स्टैब्लिशमेंट नहीं हो रही थी, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट नहीं की जा रही थी. तो बेसिकली वेस्ट ऑफ पाकिस्तान का कठपुतली बन गया था ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. तो ईस्ट ऑफ पाकिस्तान के बहुत से कुछ लोगों ने अंदर ही अंदर गुट बनाया एंड उन्होंने एक अवामी लीग सबके थ्रू एक इलेक्शन करवाया. बहुत ही डेमोक्रेटिक इलेक्शन था और एक अवामी लीग करके पार्टी सामने आई. तो जब ये पार्टी सामने आई तो उन्होंने बोला कि हम आपके हिसाब से एडमिनिस्टर करिए आप हमें, लेकिन हम यहाँ की जो चीजें ईस्ट ऑफ पाकिस्तान को हम देखेंगे. बट वेस्ट ऑफ पाकिस्तान को तो ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा. उनको लगा कि हमारी सारी पावर चली जाएगी अवामी लीग की तरफ. तो उन्होंने कोई बात नहीं की, डायरेक्टली सीज फायर, बॉम्बिंग, ये सारी चीजें करना स्टार्ट कर दी. और जब ये सब चीज हुई तो इंडिया ने सोचा कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है बांग्लादेश को मतलब ईस्ट ऑफ पाकिस्तान को लिबरेट कराना. ठीक है, क्योंकि वो देखा जाए तो वेस्ट ऑफ पाकिस्तान यहाँ पे था, जैसे यहाँ पे हमारा वेस्ट ऑफ पाकिस्तान था और ईस्ट ऑफ पाकिस्तान था, और वो ये चाहते थे कि दोनों के बीच में कॉरिडोर बने. जो कॉरिडोर बनता वो विया इंडिया जाता. और आपको पता है पाकिस्तान का कभी भी सिर्फ इतना ही मोटिव नहीं था कि वो कॉरिडोर बनवाए. उनका ये था कि वो धीरे धीरे पूरे इंडिया पे अपना राज कर ले. तो हमारे लिए वो तो अच्छी बात थी नहीं इंडिया के लिए. तो इंडिया ने सोचा कि खुद की सेफ्टी को देखते हुए भी और आगे जो हमारा बांग्लादेश है उसको लिबरेट कराने के लिए हमें इस वॉर में सपोर्ट करना चाहिए. तो इस वजह से बांग्लादेश लिबरेशन वॉर ये थी जो 1971 में हुई थी. और उस लिबरेशन वॉर है वो हुई थी 1971 में और उसको लीड किया था सैम मानेकशॉ ने. ठीक है, तो इस बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में हुआ क्या था, इंडिया की बहुत ही अच्छी जीत हुई थी. हमने अराउंड 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स पाकिस्तान के रख लिए थे. तो बेसिकली पाकिस्तान के पास एक समझौता करने के अलावा कोई और ऑप्शन था नहीं. तो क्या हुआ, तो हमने इस पर्टिकुलर वॉर के बाद एक समझौता किया जिसका नाम है शिमला एग्रीमेंट. जो शिमला एग्रीमेंट था वो ये था, इट वाज साइन ऑन 3rd of July 1972 और वो साइन हुआ था बिटवीन जुल्फिकार भुट्टो who was the president of Pakistan at that time and Indira Gandhi madam was the prime minister of India. तो इन दोनों के बीच एग्रीमेंट साइन हुआ था. ये एग्रीमेंट बेसिकली 2nd of July को इसका पेपर वर्क हो चुका था. तो सुबह से लेके शाम तक ये बातें होती जा रही थी. रात को 12 बजे 1 बजे ये मीटिंग दोबारा हुई. तो अराउंड कुछ 2-3 बजे विच वॉज टेक्निकली 3rd of July ये साइन हुआ. और इस वे में बहुत सारी सोच विचार करने के बाद ये शिमला एग्रीमेंट सामने आया. तो ये एग्रीमेंट बेसिकली था क्या? सो द एग्रीमेंट पेव्ड अ वे टू अ डिप्लोमेटिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बांग्लादेश. इस एग्रीमेंट के बाद जैसे कि आपको पता है ईस्ट ऑफ पाकिस्तान था
वो पहले ईस्ट ऑफ पाकिस्तान था, लेकिन इस एग्रीमेंट के बाद एक स्टेटस हुआ, एक टेक्निकल स्टेटस देने के बाद ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बांग्लादेश हुआ। बांग्लादेश एक अलग देश बन गया आफ्टर साइनिंग दिस एग्रीमेंट। तो शिमला एग्रीमेंट था, इट कंटेन्स अ लॉट ऑफ गाइडलाइंस एंड द प्रिंसिपल म्यूचुअली एग्रीड बाय बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। इंडिया और पाकिस्तान ने डिसाइड किया कि हम कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे, हाँ एक भाईचारा की भावना को रखते हुए कुछ गाइडलाइंस बनाएंगे जिसको म्यूचुअली दोनों को एग्री करना पड़ेगा, जिसमें हम एक दूसरे कमर्शियल वर्क जितनी भी चीजें हैं आपसी समझौते के साथ करेंगे और कोई भी लड़ाई नहीं करेंगे। ये बेसिक एक फ्रेम था इस पर्टिकुलर एग्रीमेंट का। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलओसी। ठीक है, तो हमने बोला कि हम डिमार्केट कर देंगे एक लाइन विच इज नोन एज द एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसमें आपका एरिया पाकिस्तान का जो एरिया यहाँ से जा रहा है, जो आपने ले लिया है, चलिए हम उसको बिल्कुल वापस नहीं मांगेंगे, बट ये जो एरिया रहेगा इस एरिया को आप हमें दखल अंदाजी मत कीजिएगा और हम आपके एरिया में नहीं करेंगे। सो ये जो आपको मैप में एरिया दिख रहा है, ये एरिया है लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, दिस वाज एलओसी। सो ये जो डिमार्केशन हुई थी एलओसी की, इट वाज साइन आफ्टर शिमला एग्रीमेंट। ठीक है, उसके बाद इंडिया गेव प्रिजनर्स ऑफ वॉर बैक। जैसे कि आप जानते हैं कि बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में कुछ 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर्स थे जो इंडिया ने रख लिए थे पाकिस्तान के। तो इंडिया ने डिसाइड किया इस एग्रीमेंट के थ्रू हम भाईचारा को निभाते हुए आपकी 90,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर को बहुत ही इज्जत के साथ आपको वापस दे देंगे। उसके बाद हमने ये भी डिसाइड किया जो कश्मीर के सिचुएशंस है उसको हम बायलैटरली रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। कि बायलैटरली का मतलब क्या होता है कि अगर ये दो नेबर्स हैं, एक इंडिया है पाकिस्तान है, तो ये जो कश्मीर का जो जब भी इशू रहेगा हम दो कंट्री ही इसको रिजॉल्व करेंगे, कभी भी इसमें कोई तीसरी कंट्री का या तीसरे पार का इंटरफेरेंस किसी भी हाल में हम स्वीकार नहीं करेंगे। सो ये भी डिसाइड हुआ था इन द शिमला एग्रीमेंट। सो ये आपके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं जो कि शिमला एग्रीमेंट में किया गया था। तो आप इसको देख लीजिएगा, आप इसका डेट याद रखिएगा, 3 जुलाई 1972 बिटवीन जुल्फिकर अली भुट्टो वाज द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड इंदिरा गांधी मैडम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। उसके बाद मैं थोड़ा एलओसी के बारे में बता देती हूँ। एलओसी क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल, जो कि आपको पता है शिमला एग्रीमेंट के बाद ही हमने एक सीज फायर की एक लाइन बनाई, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है वो हमने दो डिवीजन कर दिए, वन वाज आजाद कश्मीर एंड दूसरा था गिलगिट बल्तिस्तान का एरिया। सो आजाद कश्मीर का एरिया है, उसका कैपिटल है मुजफ्फरबाद, ठीक है, और उसका हाईएस्ट पीक है हरी पर्वत। जो हरी पर्वत है एक नीलम वैली है, वहां पे है, वो स्टेट का हाईएस्ट पीक है, ठीक है। जो गिलगित बाल्टिस्तान का एरिया है वो एरिया ऑफ द वेस्ट ऑफ लद्दाख है विच इज ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान। और जैसे कि आप ये लाइन देख रहे हैं, ये आप लाइन देख रहे हैं मैप में जो मैंने डिमार्केट की है, ये हमारा एलओसी है। ये जो एरिया है ये हमारा आजाद कश्मीर है और इस एरिया को हम गिलगिट बल्तिस्तान बोलते हैं। बहुत 2009 तक हम इसको नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट बोलते थे, बट अब इसका नाम गिलगिट बल्तिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा जो एरिया है वेस्ट ऑफ दिस रेड लाइन, ये है हमारा पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। और जो आप ये एरिया देख रहे हैं ये रेड लाइन में, दिस एरिया इज एडमिनिस्टर्ड बाय चाइना। ये सक्शगम वैली है, ठीक है, दिस एरिया इज सक्शगम वैली। तो ये सक्शगम वैली क्या है? ये पाकिस्तान ने एज अ गिफ्ट चाइना को 1962 के वॉर के टाइम पे दे दी थी। तो ये इस पे अभी पूरा हक चाइना का है या चाइना एडमिनिस्टर करती है। जो ये एलओसी है इसका ये पॉइंट है, ये पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस पॉइंट इज NJ9842। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। एलओसी का जो एंडिंग पॉइंट है वो NJ9842 है। यहाँ पे ये पॉइंट आप देख रहे हैं, दिस इज NJ9842। और ये पॉइंट के ऊपर की तरफ है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। जो सियाचिन ग्लेशियर है वो एज अ बैरियर काम करती है, ताकि जो चाइना, जैसे आप जानते हैं ये जो एरिया है सक्शगम वैली है, दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय द चाइना, तो ताकि चाइना हम पे काउंटर अटैक ना कर पाए, तो जो सक्शगम वैली, ये एरिया आपको दिख रहा है, ये है हमारा ये एरिया है हमारा सियाचिन ग्लेशियर। तो सियाचिन ग्लेशियर एक्ट एज अ बैरियर बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, वो एक और लाइन है, बट इसका जो पॉइंट है वो है ये NJ9842। और ये जो हाईएस्ट पॉइंट है ना, ये जो टॉप मोस्ट का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है वो इंदिरा कोल है, ठीक है। तो आप इसको क्वेश्चन जब भी आएगा ध्यान रखिएगा, एलओसी का जो सियाचिन वैली के नीचे वाला पॉइंट है वो NJ9842 है। सियाचिन के अगर हम सिर्फ नदन की बात करेंगे,
हम ये डिवाइड नहीं करेंगे कि चाइना का कौन सा पार्ट है, हमारा कौन सा पार्ट है। तो इंदिरा कोल करके यहाँ पे जगह है, वो हमारा नॉर्थ मोस्ट पॉइंट है, ठीक है। सो ये है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें। और हाँ, 1980 में हमने सियाचिन ग्लेशियर को मेघदूत ऑपरेशन के थ्रू ऑक्यूपाई कर लिया था। तो अगर आपको मेघदूत ऑपरेशन के बारे में जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे क्योंकि इसमें सारी चीजें बहुत मिक्सअप हो जाती हैं। सो 1980 में सियाचिन ग्लेशियर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। माइनस डिग्री में हमारे सोल्जर्स वहां पे वर्क करते हैं क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको हमने अच्छे से भी कवर कर लिया है। सो आई होप आपको इसमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। बहुत ही बेसिक तरीके से मैंने आपको सारी कहानी के रूप में आपको प्रेजेंट किया है, आप उसको वैसे ही ध्यान रखिएगा और जितने भी कीवर्ड्स मैंने बताए हैं उसको नोट करते जाइएगा। सो आई गेस दिस इज इनफ। Thank you for watching. If you like this video, please share and subscribe to our YouTube channel and please hit the like button. Thank you.